इससे पहले वाली वीडियो जो थी उसमें हम प्रतिरोधकता तक कर चुके थे, सारा आवेश, आपका विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर और आपकी प्रतिरोधकता, प्रतिरोध, ये सब पढ़ चुके थे हम। ठीक है, तो बस प्रतिरोधकता में एक थोड़ी सी चीज़ रह गई थी कि प्रतिरोधकता जो होती है ना, ये किसी के तापमान पर भी निर्भर करती है। यदि आप किसी का तापमान घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है और तापमान घटाने पर प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है, और साथ में जो पदार्थ होता है, जिस पदार्थ से हम वायर बना देते हैं, उस पदार्थ के जो प्रवृत्ति होती है उसके ऊपर भी ये निर्भर करती है। मान लो आप एक कॉपर की तार ले रहे हो और दूसरी तार किसी और चीज़ की ले रहे हो, ठीक है, तो दोनों के अलग अलग प्रतिरोधकता होगी। ठीक है, तो मतलब हम ये कहेंगे कि किसी भी पदार्थ के जो प्रवृत्ति होती है उसके ऊपर भी हमारी प्रतिरोधकता निर्भर करती है। ठीक है, तो बस यही चीज़ थी इसमें, और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था जो रह गया था बताने के लिए, तो यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक पे जो हमें पढ़ना था, इसमें प्रतिरोधकों का क्रम संयोजन। अब प्रतिरोधक क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा। देखो, प्रतिरोधक ना कुछ ऐसे यंत्र होते हैं जिनको विद्युत परिपथ में लगाया जाता है ताकि वो उस परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा सकें। ठीक है, प्रतिरोधक क्या होते हैं, कुछ यंत्र होते हैं जिनको एक विद्युत परिपथ में लगाया जाता है ताकि वो उस परिपथ का प्रतिरोध बढ़ा सकें। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर क्रम संयोजन। क्रम संयोजन आपके दो तरीके के हैं, एक है श्रेणी क्रम। सबसे पहला जो है वो हमारा श्रेणी क्रम है। ठीक है, श्रेणी क्रम के अंदर हमें क्या करना है, बस इनको बिल्कुल एक सीधी सी लाइन में लगाना है। किस में लगाना है, सीधी से एक लाइन में लगाना है। देखो कैसे होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये इस प्रकार, ठीक है, ये एक तार है, ये पहला रजिस्टर लगा हुआ है यानी कि पहला प्रतिरोधक लगा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा प्रतिरोधक हम ऐसे लगा देते हैं, फिर तीसरा प्रतिरोधक भी कुछ इस प्रकार हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये जो चीज़ होगी, ये कौन सा क्रम होगा, ये श्रेणी क्रम होगा। यहाँ से ये पूरा सर्किट नहीं बनाया मैंने, आप पूरा सर्किट बनाएंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको इनका क्रम लिखना बताया कि कैसे लगा होता है। इसके अंदर जो विद्युत धारा होगी वो हर प्रतिरोधक में समान होगी। तो यहाँ से पहली बात हमें पता चली कि विद्युत धारा जो होगी हर प्रतिरोधक के लिए क्या होगी, समान होगी। मतलब अगर इसमें 2 एम्पियर की विद्युत धारा है तो इसमें भी 2 की होगी और इसमें भी 2 की होगी। सबसे पहले देखो कंफ्यूजन हो जाती है कि हम इसको R1, वैसे प्रतिरोधक को R से लिखा जाता है प्रतिरोधक को, लेकिन हम यहाँ पर D से लिखेंगे। D से क्यों लिखेंगे अभी मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा। D का मतलब है डिवाइस, तो हम ये कर लेंगे डिवाइस 1, डिवाइस 2 और डिवाइस 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखो, इसके अंदर सभी प्रतिरोधकों का जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। क्या होगा, सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर जो होगा वो अलग अलग होगा, मतलब असमान होगा। हर एक के लिए अलग अलग होगा। इसके लिए 5 हो सकता है, इसके लिए 7 हो सकता है, इसके लिए 9 हो सकता है। अब वो क्यों होगा उसका भी रीज़न बताता हूँ। देखो, क्योंकि हर एक प्रतिरोधक की अपनी एक वैल्यू होगी प्रतिरोध की, यानी कि जैसे मान लो इसका 5 ओम का प्रतिरोध है, इसका 10 ओम का है, इसका 3 ओम का है, तो जब जब प्रतिरोध बदलेगा उसी के अनुसार ये चीज़ भी बदल जाएगी। क्योंकि करंट तो देखो सेम रहेगा, जितना इसमें जाएगा, देखो करंट यहाँ से आ रहा है, अब जितना इसमें जाएगा मतलब विद्युत धारा यहाँ से आ रही है, जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें भी जाएगी, इतनी इसमें भी जाएगी। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या रहती है, श्रेणी क्रम में समान रहती है। लेकिन अभी जो हम दूसरा क्रम पढ़ेंगे उसके अंदर ये उल्टा हो जाएगा। तो बस अभी आप इतना याद रखो कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहेगी, क्योंकि विद्युत धारा हर एक में से उतनी ही जाएगी, कहीं करंट को डिवाइड नहीं होना पड़ता। मतलब देखो ये एक ही रास्ते से जा रही है तो बिल्कुल वही रहेगी। लेकिन पार्श्व क्रम में क्या होगा, जो दूसरा क्रम है उसमें इस प्रकार जो आपकी विद्युत धारा होगी वो बट जाएगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ यहाँ पर ज़्यादा होगी और यहाँ पर कम हो जाएगी, जब इसको 3 हिस्सों में बटना पड़ रहा है तो अलग अलग नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ है बस हमारी। अब यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो असमान रहेगा। चलो अब जरा हम इसकी एक डेरिवेशन कर लेते हैं। श्रेणी क्रम को अधिकतम कुल प्रतिरोध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिकतम कुल प्रतिरोध, या ऐसे कह लो कि श्रेणी क्रम से हम लोग निकालते हैं अधिकतम कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, आप भी ऐसे लिख लेना, बहुत ईजी हो जाता है ऐसे ही। इसकी डेरिवेशन यानी कि इसकी जो गणना है, गणितीय गणना कहते हैं हम इसको, श्रेणी क्रम की गणितीय गणना। मतलब आपसे पूछेंगे कि आप किसी भी चीज़ का अधिकतम कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, और अधिकतम कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला गणितीय रूप से पूरा उसकी गणना करो, मतलब उसको कैलकुलेट करो पूरा मैथमेटिकली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसे लिख लो डिवाइस 1 डिवाइस 2, यहाँ पर लिख लो R, यहाँ पर लिख लो I और यहाँ पर लिख लो V। ठीक है, तो R क्या रहेगा, इसका जो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होगा वो R1 होगा, इसका प्रतिरोध R2 होगा, इसका प्रतिरोध R3 होगा। क्योंकि प्रतिरोध सबका अलग अलग होगा तभी हम उसको R1 R2 R3 बोल रहे हैं, नहीं तो हम सबको सिर्फ R बोलते। अगर सेम होता तो सबको क्या करते, सिर्फ R बोलते। ठीक है, अब करंट मैंने आपको बताया सबका बराबर होगा, इसका मतलब इसमें भी I होगा, इसमें भी I होगा और इसमें भी I होगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये असमान होगी, असमान होने के कारण इसको V1, V2 और
V3 बोलेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, डेरिवेशन करने के लिए यानी कि गणना करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि आप रेजिस्टेंस को छोड़ोगे यानी कि प्रतिरोध को छोड़ोगे और बाकी का जो अलग है ना इन दोनों में से उसको पहले ऐड करोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, इन दोनों को ऐड करोगे। तो हम कहेंगे कि इस परिपथ का कुल विभवांतर आप पूरा वर्ड्स में लिखेंगे, मैं सिर्फ आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुल विभवांतर यहाँ पर आपने लिखना है, कुल विभवांतर जो होगा वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, और अभी ये 3 हमने लगाए हैं, तो अगर यहाँ पर 4 होते हैं 5 होते हैं तो वैसे तो ये n तक जाता है। n का मतलब हो गया यहाँ पर कितने भी हो सकते हैं, n मतलब कितने भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम दिखाते नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ यहाँ पर होती है, मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे करते हैं। इसको हम VC बोलते हैं, C का मतलब है सर्किट को हिंदी में परिपथ कहा जाता है। तो हम यही तो निकाल रहे हैं कि पूरे परिपथ का विभवांतर ही तो निकाल रहे हैं हम। ठीक है, तो अब देखो आगे, अब क्या करेंगे, हम इसमें लगा देंगे ओम का नियम। क्या लगाएंगे, ओम का नियम। अच्छा, हम एक बार इस पूरे परिपथ में कितना करंट होगा, इस पूरे परिपथ के करंट को यानी कि पूरे परिपथ की विद्युत धारा को हम IC से लिखेंगे और इस पूरे परिपथ के प्रतिरोध को हम RC से लिखेंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो चीज है ये पूरे परिपथ की है दोनों, जिसके नीचे मैं C लगा रहा हूँ वो पूरे परिपथ का है। ठीक है, और ये जो R1 है ये सिर्फ इसका है, सिर्फ इसका। ये भी तो एक यंत्र है ना, हर यंत्र का अलग अलग होता है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा, इसका भी अलग होगा। ठीक है, इसलिए चलो अब इसमें हम लगाते हैं ओम का नियम। ओम का नियम लगाने पर अब आप मुझे बताओ, ओम के नियम के अनुसार V = IR होता है। ठीक है, V = IR होता है, ये ओम का नियम होता है। तो इस VC की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इस VC की जगह पर हम ये नहीं लिख सकते IC गुणा में RC, ये लिख सकते हैं। ठीक है, IR की जगह पर हमने ये लिख दिया। अब इसी प्रकार V1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, IR1। अच्छा, मैंने I क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से अब देखो हम D1 का निकाल रहे हैं, ये पहले यानी कि पहले यंत्र का निकाल रहे हैं हम। पहले यंत्र का जो विभवांतर था वो ये था, पहले यंत्र के बारे में हम निकाल रहे हैं। तो पहले यंत्र का प्रतिरोध R1 है और इसका करंट जो है I है। इसी प्रकार दूसरे का क्या हो जाएगा, फिर IR2 हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरे का क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये जो C है, मैंने आपको बताया कि पूरे परिपथ में जो विद्युत धारा रहेगी वो क्या रहेगी, समान रहेगी। पूरे परिपथ में जितनी इसमें होगी उतनी ही पूरे परिपथ में भी होगी। तो हम इसको यहाँ से C हटाकर सिर्फ I लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखो इसके अंदर से I कॉमन आ रहा है, I कॉमन निकाल लो। यहाँ से हो गया I गुणा में RC बराबर में I। जब हम यहाँ से सब में से I को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस R2 प्लस R3, सब में I है ना, तो हमने I को बस बाहर निकाल लिया। अब देखो ये I यहाँ पर गुणा में यहाँ जाके भाग हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने के बाद ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा, RC बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हमारा जो कुल प्रतिरोध होता है या अधिकतम कुल प्रतिरोध होता है श्रेणी क्रम के अंदर, वो कैसे निकाला जाता है, इस फॉर्मूला से आप निकाल लेंगे। आपको क्वेश्चन में 2-4 रजिस्टर दिए जाएंगे यानी कि 2-4 प्रतिरोधक दिए जाएंगे, सबके बारे में बोला जाएगा कि एक 2 ओम का, एक 4 ओम का, एक 6 ओम का, इस तरीके से बोला जाएगा और उसका अधिकतम कुल प्रतिरोध आपको निकालने को कहा जाएगा अगर वो श्रेणी क्रम में है। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो श्रेणी क्रम में है या पार्श्व क्रम में है, और ऐसा भी हो सकता है, वो सब हम न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे वैसे केस वगैरह बना के। अभी बस आप इतना याद रखो कि जब हमसे अधिकतम कुल प्रतिरोध की बात की जाएगी तो हम ये फॉर्मूला लगाकर निकाल देंगे। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर वो ये है, देखो ये जो अधिकतम कुल प्रतिरोध है ना, ये इन सभी के प्रतिरोध से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब मेरा ये हुआ कि RC जो होगा ये सभी के प्रतिरोध से बड़ा होगा, मतलब ये R1 से भी बड़ा होगा। ठीक है, और R2 से भी बड़ा होगा और R3 से भी बड़ा होगा। ठीक है, ये किस किस से, तीनों से बड़ा होगा। जितने भी आप लगाओगे ना, मतलब जितने भी आप यहाँ पर ये लगाओगे उन सभी से बड़े जो होगा, इसको ये जो वैल्यू आएगी ये इन सभी से बड़ी होगी, इसीलिए इसको अधिकतम कुल प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ सबसे बड़ी होगी, ये याद रखना। जैसे मान लो देखो, अगर हम जैसे, चलो मैं एक एग्जांपल से ले लेता हूँ। जैसे हमारे पास R1 है 2 ओम का, 2 ओम, और ये है 3 ओम का, और ये ले लेते हैं 5 ओम का। ठीक है, 5 ओम का आ गया। अब तीनों को ऐड करोगे, हमें बोला है कि अधिकतम कुल प्रतिरोध निकालो आप, तो कितना हो जाएगा, 5 और 5 10 ओम हो गया। ठीक है, अब देखो ये 10 ओम R1 से भी बड़ा है, R2 से भी बड़ा है और R3 से भी बड़ा है। बस ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पूरे परिपथ का जो प्रतिरोध होगा वो इन सभी से क्या होगा, बड़ा होगा। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर आता है ये 2 या 3 नंबर में, 3 नंबर में ज़रूर आता है, और इसी के साथ एक न्यूमेरिकल भी दे देते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक फिर हम दूसरा क्रम इसका करते हैं। ठीक है, चलो तो अब करते हैं हम दूसरा वाला क्रम अपना। उसके लिए सेम चीज़ ये रहेगी, बस थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, इसका डायग्राम चेंज करूँगा और
थोड़ी सी बस चेंजेस होंगे इसमें। जैसे देखो, अब जो ये होगा, जो हमारा दूसरा वाला क्रम है उसे हम पार्श्व क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम कहते हैं। और इसमें बस ये थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। कैसे उल्टा होता है अभी देखेंगे। देखो, ये श्रेणी क्रम था हमारा, अब हम करेंगे पार्श्व क्रम। कौन सा क्रम? पार्श्व क्रम करेंगे। ठीक है, देखो चलो, तो पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम के अंदर जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ऐसे करके ये, फिर ये, फिर ये, यहाँ पर एक बीच में, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक प्रतिरोधक लगा होगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, फिर यहाँ पर एक प्रतिरोधक लगा होगा कुछ इस प्रकार। ठीक है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे। फिर यहाँ पर एक प्रतिरोधक लगा होगा और ये दोनों यहाँ से जाकर आपस में कनेक्ट हो रहे होंगे और इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रतिरोधक 1, प्रतिरोधक 2 और प्रतिरोधक 3। ठीक है, तो इसके अंदर जो I होगा, देखो अब यहाँ से करंट जो है, इसको हम, ये जो बिंदु है, इस पर आकर मतलब यहाँ से आके भाग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें इसको अलग अलग जाना पड़ेगा, तीनों रास्तों में जाना पड़ेगा। तो जैसे मान लो यहाँ पर 9 आ रहा है, ठीक है, 9 एम्पियर का करंट है इसके अंदर, तो इसको 3-3 में भाग होना पड़ेगा। 3-3 में मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इनका प्रतिरोध अलग होगा तो ये अलग अलग जाएगा करंट। ये मत सोच लेना कि यहाँ पर इक्वल डिवाइड होता है, इक्वल डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से ये जो होगा करंट यहाँ पर निकल जाएगा। अब देखते हैं, तो इसमें जो विद्युत धारा होगी ये क्या होगी? हमारी असमान होगी, यानी कि करंट क्या होगा? असमान। हर प्रतिरोधक के लिए अलग अलग करंट होगा, लेकिन यहाँ पर जो विभवांतर होगा वो सबके लिए क्या होगा? समान होगा। ठीक है, सबके लिए क्या होगा? समान होगा। विभवांतर हमारा सबके लिए समान होगा, पूरे परिपथ का, और D1, D2 और D3 का जो विभवांतर होगा वो सबके लिए ही समान होगा। तो अब हम यहाँ पर इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देखो, सबके अंदर V है तो हमने VV लिख लिया। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारी विद्युत धारा है वो I1 है, I2 है और I3 है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें जो भी R को छोड़ के जो भी अलग अलग होता है उसको सबसे पहले प्लस करना होता है। तो अब हम इसको हटाकर बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि हम क्या करेंगे, अब हम I को ऐड करेंगे, मतलब हम लिखेंगे कुल विद्युत धारा। ठीक है, और इसको न्यूनतम कुल प्रतिरोध भी कहा जाता है। न्यूनतम कुल प्रतिरोध मतलब इसमें कम आता है, श्रेणी क्रम में ज़्यादा आता है, इसमें कम आता है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हो जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, अब इसमें दोबारा से ओम का नियम लगाएंगे हम। तो हमने ओम का नियम लिखा था V बराबर में IR। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू निकालें तो क्या होगी? V अपॉन R। ठीक है, अब इस चीज़ को आप यहाँ पुट कर दो, तो हम IC लिख रहे हैं, तो IC के लिए V अपॉन RC। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। I1 की जगह V अपॉन R1, फिर इसी प्रकार V अपॉन R2, फिर इसी प्रकार V अपॉन R3। ठीक है, R3। वैसे तो ये Rn तक जाता है फॉर्मूला में, जितने प्रतिरोधक फॉर्मूला में लगे होंगे उतनी बार हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें फिर से वही V कॉमन आ रहा है, V कॉमन ले लो सबसे, तो V गुणा में 1/RC इज इक्वल्स टू V, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया हमारा। अब V से V क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा न्यूनतम कुल प्रतिरोध का वो हो जाएगा 1/RC बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये हमारा न्यूनतम कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब हमारे प्रतिरोधक है वो पार्श्व क्रम में यानी कि कुछ इस तरीके से संयोजित हों, तो उस समय हमें क्या करना होगा? हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। ये फॉर्मूला किसका है? न्यूनतम कुल प्रतिरोध। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आप याद रखोगे, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, सपोज करो इसको ऐड करके यानी कि इसको सॉल्व करके आपके पास आ रही है कोई फ्रैक्शन 1/2 यानी कि कोई भिन्न आ रहा है। ठीक है, जैसे क्या है 1/RC हम बोल देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसे उल्टा कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे, मतलब RC की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो RC होगा ये इन सभी से छोटा होगा। क्या होगा? इन सभी से छोटा होगा, R1 से, R2 से और R3 से। ठीक है, इसीलिए इसे न्यूनतम कहा जाता है। न्यूनतम मतलब सबसे छोटा। श्रेणी क्रम में क्या था? ये सबसे बड़ा था, इसीलिए इसको अधिकतम कुल प्रतिरोध बोला गया था। ये पार्श्व क्रम में सबसे छोटा है, इसलिए इसको न्यूनतम कुल प्रतिरोध कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसको सॉल्व करके आ रहा है 2, ठीक है, तो ये तो 3 होगा, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये आप सॉल्व कर लेना, लेकिन आपको इतना बस पता होना चाहिए, ठीक है, कि इसकी जब हम वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो चीज़ होगी ये सबसे छोटी आएगी। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे वो सब उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्रम संयोजन हो गए प्रतिरोधकों के, ठीक है। प्रतिरोधक क्या थे, यंत्र थे। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा समान रहती है, ये अलग होता है, लेकिन पाश क्रम में ये समान होता है और ये समान होता है। इस प्रकार दोनों की जो गणना है यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक आ सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है, कोई एक पूछी जाती है दोनों में से। चलिए अब हम चलते हैं आगे, अपना इन दोनों के लाभ और हानियों के बारे में बात करते हैं। यानी कि श्रेणी क्रम और पाश क्रम की कुछ लाभ भी होते हैं और कुछ हानियां भी होती है। तो ज़्यादातर जो नुकसान होते हैं ना वो श्रेणी क्रम के होते हैं, ठीक है। वैसे नुकसान कौन करता है, ज़्यादातर श्रेणी क्रम करता है। अब इसका रीज़न है, देखो क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि श्रेणी क्रम के अंदर अगर हम प्रतिरोधक, यानी कि प्रतिरोधक का मतलब यहाँ पर कोई भी यंत्र हो सकता है, प्रेस भी हो सकती है, आपका चार्जर भी हो सकता है, फ्रिज भी हो सकता है, सबके अंदर प्रतिरोधक लगे होते हैं, ठीक है। यही नहीं है कि सिर्फ प्रतिरोधक ही होगा, कोई भी यंत्र हो सकता है। इसीलिए मैंने वहाँ पर आपको D1 लिखवाया था, क्योंकि वो यंत्र होता है, ठीक है। ये हमने दूसरा यंत्र लगा दिया जिसका कुछ प्रतिरोधक होगा, कुछ प्रतिरोध होगा। ये हमने तीसरा यंत्र लगा दिया जिसका कुछ प्रतिरोध होगा। अब इसके अंदर जो होती है विद्युत धारा क्या रहती है, समान रहती है। मान लो इसमें 50 एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने अपना चार्जर लगा रखा है, ठीक है, क्या लगा रखा है, अपना चार्जर लगा रखा है। यहाँ पर आपका फ्रिज कनेक्टेड है इससे, और यहाँ पर हम मान लेते हैं टीवी कनेक्टेड है, टीवी नहीं, आपका यहाँ पर फैन कनेक्टेड मान लेते हैं, आपका फैन चल रहा है, इससे टेबल फैन जो होता है वो चल रहा है। देखो हर जो चीज़ होती है ना, यानी कि जो हर यंत्र होता है उसे अलग अलग विद्युत धारा की मात्रा की जरूरत होती है, ठीक है। क्या होता है, हर एक यंत्र के लिए अलग अलग विद्युत धारा चाहिए होती है, ठीक है। लेकिन इसमें तो हर जगह विद्युत धारा 50 एम्पियर की होगी। मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम में इसको भी 50 एम्पियर मिलेगा, इसको भी 50 एम्पियर मिलेगा और इसको भी 50 एम्पियर मिलेगा। अब देखो एक चार्जर है और एक फ्रिज है, दोनों के बीच में कितना अंतर है। फ्रिज को ज़्यादा करंट चाहिए होता है, ज़्यादा विद्युत धारा चाहिए होती है, वहीं चार्जर को बहुत कम चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ होती है यही हमारा सबसे बड़ा नुकसान है कि श्रेणी क्रम में सबको विद्युत धारा बराबर मिलती है, लेकिन हर एक यंत्र को विद्युत धारा अलग अलग चाहिए होती है। तो जब विद्युत धारा सबको समान मिलेगी, देखो मान लो जैसे अब इसमें 50 एम्पियर नहीं आता, चलो फ्रिज को मान लेते हैं 50 एम्पियर की जरूरत है, लेकिन फ्रिज के कारण इन दोनों को भी तो 50 एम्पियर चाहिए। तो ये हो सकता है कि इन पे ज़्यादा लोड पड़ जाए और ये फूक जाए, खराब हो जाए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का सबसे बड़ा नुकसान यही होता है कि इसमें विद्युत धारा क्या होती है, समान रहती है, लेकिन हर यंत्र को अलग अलग विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। अब इसमें समान मिलती है तो ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई भी एक चीज़ खराब हो जाए, ठीक है। और अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ खराब हो गई तो बाकी की चीज़ें भी काम करना बंद कर देंगी, ठीक है। सबसे बड़ा जो मतलब दूसरा जो हमारा दूसरा जो इसका नुकसान है वो यही है कि श्रेणी क्रम का अगर कोई भी अवयव का मतलब होता है कोई भी एक पार्ट, ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट काम करना बंद कर देगा ना तो करंट आगे जाएगा ही नहीं। मान लो देखो इसने काम करना बंद कर दिया, मान लो ये वाला आपका खराब हो गया, ये फूक गया, डैमेज हो गया, ठीक है। तो डैमेज होने के कारण ये करंट तो इससे आगे जाएगा ही नहीं ना। तो जब ये नहीं जाएगा तो हमारा फ्रिज भी नहीं चलेगा और हमारा फैन भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के दो डिसएडवांटेज यानी कि दो नुकसान होते हैं। सबसे पहला क्या, इसमें विद्युत धारा समान होने के कारण हर एक यंत्र अच्छे से काम नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि हर एक यंत्र को अलग अलग विद्युत धारा चाहिए होती है। दूसरा, यदि इसका कोई एक अवयव खराब हो जाता है तो पूरा ही परिपथ जो है काम करना बंद कर देता है, क्योंकि उस अवयव के आगे जो है विद्युत धारा जाती नहीं है, ठीक है। उस अवयव के आगे विद्युत धारा जाती नहीं है तो वो कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी श्रेणी क्रम। अब हम पढ़ेंगे पार्श्वक्रम के बारे में, ठीक है। अच्छा सॉरी, पार्श्वक्रम, हाँ पार्श्वक्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो पार्श्वक्रम जो होता है इसके अंदर मेनली क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम बनाकर दिखाया था, घरों के अंदर जो होता है ना पार्श्वक्रम यूज़ किया जाता है। तो पार्श्वक्रम जो होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है। अच्छा कैसे होता है, क्योंकि इसमें सभी को अलग अलग विद्युत धारा चाहिए होती है और पार्श्वक्रम के अनुसार सभी को अलग अलग विद्युत धारा मिलती भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम एक यंत्र लगा दें इस प्रकार और यहाँ पर एक लगा दें ऐसे करके, एक ऐसे लगा दिया, फिर एक यहाँ लगा दिया ऐसे करके, तो इन सभी को विद्युत धारा अलग अलग मिलेगी पार्श्वक्रम के अनुसार। तो ये जो चीज़ होती है ये हमारे लिए अच्छी होती है। जैसे मान लो यहाँ पर 50 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने फिर से वही चार्जर लगाया और बीच में हमने फ्रिज लगा दिया, ठीक है, और नीचे हमने अपना जो फैन था वो लगा दिया, फैन लगा दिया। तो अब सभी को अलग अलग विद्युत धारा चाहिए, तो ये अपने लिए यहाँ से अलग विद्युत धारा ले लेगा, ये फ्रिज जो होगा अपने लिए अलग विद्युत धारा ले लेगा और जो चार्जर होगा ये अपने लिए अलग विद्युत धारा ले लेगा, ठीक है। तो इसके अंदर यदि देखो अगर आपका चार्जर यहाँ से खराब हो जाए तो विद्युत धारा तो इसमें और इसमें तो जाएगी ही जाएगी ना, इसमें ही तो नहीं जाएगी, बस यहाँ से ही तो वापस नहीं आएगी, लेकिन इसमें तो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ होती है पार्श्वक्रम और श्रेणी क्रम के कुछ हमारे फायदे और नुकसान। श्रेणी क्रम हमारे लिए नुकसानदायक होता है, उसके दो कारण होते हैं।
पाँच क्रम हमारे लिए फायदेमंद होता है, उसका भी एक कारण है, मतलब दो कारण है कि इसके अंदर अगर कोई भी अवयव खराब हो जाए तो पूरा परिपथ बंद नहीं होता, लेकिन श्रेणी क्रम में हो जाता है। ठीक है, और पाँच क्रम में सबको हर एक यंत्र को अलग अलग विद्युत धारा चाहिए होती है, पाँच क्रम में अलग अलग विद्युत धारा ही दी जाती है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। ठीक है, किस पर चलेंगे? अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। वैसे इसका लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ बोर्ड पर, लेकिन आपको बस ओरली समझा देता हूँ क्योंकि ये ओरल टॉपिक ही है, सिर्फ बोल के समझाना। देखो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव क्या कहते हैं। देखो जैसे विद्युत धारा जो होती है ना, जो सप्लाई आ रही होती है आपके घर में जब आप प्लग लगाते हो, ठीक है, किसी भी सॉकेट में जब आप प्लग लगाओगे तो उसके अंदर से जो आपकी ऊर्जा होगी ना, जैसे आपने फ़ोन का चार्जर लगा दिया उसमें, ठीक है, तो ऊर्जा जो होगी वहाँ से आने वाली जो ऊर्जा होगी चार्जर के अंदर दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब भी विद्युतीय ऊर्जा कहीं से आती है, सप्लाई जो आती है, जब हम उसमें कोई यंत्र कनेक्ट कर देते हैं, कोई यंत्र हमने जोड़ दिया, उससे संयोजित कर दिया, तो उस समय जो वो ऊर्जा होगी वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा उस ऊर्जा का काम में लग जाता है, जैसे मान लो आप फ़ोन का चार्जर यूज़ कर रहे हो तो एक हिस्सा जो होगा उस ऊर्जा का कहाँ काम करेगा? फ़ोन को चार्ज करने में करेगा। लेकिन जो दूसरा हिस्सा होगा वो ऊष्मा प्रदान करने में करेगा। क्या करेगा? ऊष्मा देगा वो। ठीक है, जिसके कारण जो यंत्र होते हैं उनका जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लेते हैं। देखो जैसे कहीं से सप्लाई आ रही होती है विद्युत ऊर्जा की, तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। जब हम उसमें कोई यंत्र लगा देते हैं तो वो दो हिस्सों में बढ़ती है। उस ऊर्जा का एक हिस्सा काम करता है, यानी कि जैसे आपका फ़ोन चार्जर है तो फ़ोन का चार्जर है तो वो फ़ोन को चार्ज करेगा, लेकिन जो दूसरा हिस्सा होता है वो ऊष्मा के रूप में बाहर निकलना शुरू कर देता है, जिसके कारण यंत्र का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि अगर हमने चार्जर को लगा के छोड़ दिया तो वो चार्जर गर्म हो जाता है, इसी कारण होता है। ठीक है, बस इसी को हम विद्युत धारा के तापीय प्रभाव कहते हैं, बस यही चीज़ है। अब इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन फिर से वही गणितीय रूप में कैसे हम निकालेंगे। देखो सबसे पहले जो विद्युतीय ऊर्जा होगी, या हम कहते हैं कार्य, जब विद्युतीय ऊर्जा आ रही होगी कहीं से, जब भी किसी के पास ऊर्जा होती है तो वो कार्य जरूर करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि कार्य जो है वो क्या होगा। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो हमने विभवांतर का फॉर्मूला पढ़ा था, V = W/Q होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर हम यहाँ से कार्य निकालें तो कार्य क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा VQ। ठीक है, ये जो होगी हमारा, ये जो होगा ये हमारा कार्य होगा। अब कार्य को ही ना हम कभी कभी क्या करते हैं, कार्य को ही हम ऊर्जा लिखते हैं। इसका एक कंसेप्ट होता है, ये आप कॉलेज में जब जाओगे तो पढ़ोगे कि इस कार्य को ऊर्जा क्यों कहा जाता है। सिंपल, अभी आप इतना समझो कि कुछ कुछ केसेस में हम इस कार्य को ऊर्जा लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऊर्जा होगी। ठीक है, ऊर्जा होगी मतलब ऊष्मीय ऊर्जा होगी, तो हम इसको लिखेंगे H = VQ। ठीक है, ये समझ में आया। हम अज्यूम करके चल रहे हैं, यानी कि मानकर चल रहे हैं ये जो कार्य होगा ये पूरा का पूरा कार्य किस में हो गया होगा? ऊष्मा प्रदान करने में हो गया होगा, इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया? H मतलब हीट। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था I = Q/T। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। इसी प्रकार इस Q की वैल्यू को यहाँ डाल दो। ठीक है, तो हम लिखेंगे H = क्या हो जाएगा? ये VIT। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा किसी भी यंत्र की ऊष्मीय ऊर्जा इस प्रकार निकाली जा सकती है। ठीक है, गणितीय रूप में है। आप लिखेंगे कि हम मानकर चल रहे हैं कि एक यंत्र है जिसका जो कार्य है वो कितना है? W है, जिसका विभवांतर V है, उसके अंदर जो आवेश है वो Q चल रहा है और उसकी जो विद्युत धारा है वो I चल रही है। ठीक है, ठीक है, ये आप लिखेंगे ऊपर, थ्योरी में लिखना होता है ये हमें। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे मानते हैं कि एक यंत्र है जो Q आवेश को चलाने के लिए कितना कार्य कर रहा है? W का कार्य कर रहा है, W कार्य कर रहा है। ठीक, उसके जो विभवांतर है उसका वो कितना है? V है, और उसके अंदर जो प्रवाहित विद्युत धारा है वो कितनी है? I है। ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे, हमें पता है कि W बराबर में VQ होता है। अगर हम यहाँ से मान लिया हमने कि ये जो पूरा का पूरा कार्य होगा ये किस में हो गया होगा? ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करने में हो गया होगा, इसलिए हमने W की जगह क्या लिख लिया? H लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया? VQ हो गया। अब हम जानते हैं कि I = Q/T होता है और Q = IT होगा, तो हमने यहाँ से इस फॉर्मूला को लिख लिया। अब मान लो आपने इसमें ओम का नियम लगा दिया। ओम का नियम लगाओ, V में लगाओ पहले। अगर हमने ओम का नियम लगाया तो V बराबर में क्या होता है? IR होता है। ठीक है, अब इस V की जगह पर IR लिख दो, तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी? H बराबर में I, ठीक है, R और IT, तो ये क्या हो जाएगा? I² RT नहीं हो जाएगा ये? ठीक है, I² RT हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला I² RT। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं जूल का तापन नियम। क्या बोलते हैं इसे? जूल का
तापन नियम, ठीक है। H बराबर में I² RT। जूल का तापन नियम ये कहता है कि किसी भी यंत्र के अंदर पैदा हुई यानी कि उत्पन्न हुई ऊष्मीय ऊर्जा करंट यानी कि विद्युत धारा के वर्ग के बराबर होगी, समानुपातिक। अच्छा, समानुपाती इसका एक और वर्ड होता है अनुक्रमानुपाती, जिसे हम बोलते हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये वर्ड उल्टे के लिए यूज़ किया था, मैंने वहाँ पर आपको डाल के बता दिया था, फोटो डाल के बता दिया था कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती होगा ये, अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती एक ही बात होती है, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती होगा मतलब डायरेक्ट रिलेशन में होगा। आप इसको बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ जाएगा, मतलब ऐसा समझ लो कि जितनी ज़्यादा आपने विद्युत धारा दे दी उतना ज़्यादा उसकी हीट भी बढ़ जाएगी, मतलब ऊष्मा उसमें बढ़ेगी। प्रतिरोध के भी अनुक्रमानुपाती होगा ये, मतलब उसके भी समानुपाती, उसके हिसाब से भी बढ़ेगा। और अगर जितने समय के लिए आप चीज़ को यूज़ करोगे उसके भी अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब ये हुआ कि जूल का तापन नियम कहता है कि यदि आप इसको विद्युत धारा दे रहे हो जो एक यंत्र के अंदर पैदा हुई उत्पन्न हुई ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है वो उस यंत्र में से प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, उस यंत्र के प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, और उस यंत्र के समय के भी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतनी ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा, जितना ज़्यादा समय के लिए आप यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा, जितना ज़्यादा करंट यानी कि विद्युत धारा आप दोगे उतनी ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा। इसे हम बोलते हैं जूल का तापन नियम, ठीक है। यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है। वैसे हम इसके लिए फॉर्मूलाज के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो करेंगे उसी में मैं आपको सारे फॉर्मूलाज भी स्टार्टिंग में बता दूंगा कि आपको कहाँ कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, किस प्रकार आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, यानी कि विद्युत में, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा हमारा अच्छा, पहले इसकी कुछ अनुप्रयोग बता देता हूँ। जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में इसके क्या अनुप्रयोग होते हैं। इसके अनुप्रयोग ये है कि जो हम अलॉय यानी कि कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे जैसे मिश्र धातुएं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, मिश्र धातुएं जो होती है ना, इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे एक मिश्र धातु होती है जो लेड और टिन को यूज़ करके बनती है। किस को? टिन को यूज़ करके बनती है। जैसे मान लो इस मिश्र धातु का नाम X हो गया, ठीक है, इस मिश्र धातु का नाम X हो गया, तो ये चीज़ प्रतिरोधकता में मिस हो गई होगी शायद। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि इस मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होगी ना, वो इसकी प्रतिरोधकता और इसकी प्रतिरोधकता दोनों की प्रतिरोधकता से बहुत ही ज़्यादा होगी, ठीक है। यानी कि जो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होगी वो जिस धातु को मिलकर वो मिश्र धातु बनी है, जैसे लेड और टिन को मिलकर बनी है, ऐसे समझ लो। देखो X जो होगा ना, ये लेड से भी बड़ा होगा और साथ में X जो होगा ये टिन की प्रतिरोधकता से भी बड़ा होगा, ठीक है। X यानी कि जो मिश्र धातु है वो लेड की प्रतिरोधकता से भी बड़ी होगी और X की प्रतिरोधकता टिन की प्रतिरोधकता से भी बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसके जीवन में अनुप्रयोग क्या होते हैं? जीवन में अनुप्रयोग इस लॉ के, जूल के तापन नियम के अनुप्रयोग ये हैं कि जीवन में हमारे क्या होता है, जैसे हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। आप बल्ब के बारे में तो जानते होंगे, जो येलो वाला बल्ब आता था पहले, उसके अंदर जो उसका तंतु होता था, तंतु मतलब फिलामेंट। जैसे आप अगर एक बल्ब की शेप जानते हो तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके, और ये इस प्रकार होता है, और यहाँ पर एक ऐसे करके छोटी सी रिंग बनी होती है, ठीक है। हम इसको इस प्रकार यहाँ से ऐसे करके ये जोड़ देते हैं, ये हमारा बल्ब ऐसे होता है ना, ठीक है। बल्ब अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी आप इसको बल्ब मान लेना, ठीक है। तो ये हमारा बल्ब है। ये जो चीज़ होती है इसे हम तंतु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इसे तंतु कहा जाता है। अब इसे तंतु क्यों कहा जाता है, मतलब सॉरी, ये जो तंतु होता है ये किसका बना होता है, ठीक है। अब ये जो तंतु होता है ना, ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन। ज़्यादातर जो बल्ब के तंतु यानी कि फिलामेंट बनाए जाते हैं वो ऐसी चीज़ों से बनाए जाते हैं जिनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। अब देखो, हमने पढ़ा कि I² RT इसके बराबर ये ऊष्मीय ऊर्जा होगी। मान लो आप पूरे दिन बल्ब जलाकर रखोगे तो आपको नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊष्मा वो होगी? अगर ये ऊष्मा होगी तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जल जाएगा, मतलब बिल्कुल ही गल जाएगा, पिघल के मतलब टूट जाएगा, हमारा बल्ब खराब हो जाएगा। नहीं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि तंतु जो होते हैं तंतु ज़्यादातर ऐसे धातुओं के बनाए जाते हैं जिनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे टंगस्टन जो मैंने आपको बोला, टंगस्टन जो बोला मैंने आपको, टंगस्टन का जो गलनांक होता है ना वो ये होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतने तापमान पर जाकर पिघलना शुरू होगा, ठीक है। क्या करना शुरू होगा? पिघलना शुरू होगा। तो बल्ब का जो तंतु होता है वो ज़्यादा टंगस्टन का बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि
इसका जो गलनांक होता है बहुत ज़्यादा होता है। और गलनांक का इससे क्या रिलेशन है, गलनांक का ये रिलेशन है कि जितनी ज़्यादा ऊष्मा होगी, अगर मान लो गलनांक कम होगा तो ऊष्मा देने पर ये तो पिघल जाएगा, पिघलने के बाद हमारा बल्ब खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हमारा बल्ब खराब ना हो, इसलिए हम बल्ब के तंतु को कुछ ऐसी वस्तुओं को बनाते हैं जिनका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊष्मा जो होती है वो बहुत ज़्यादा इसमें निकल सकती है। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ होती है, ये जो तंतु होता है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और इस ऊर्जा का कुछ भाग जो होता है वो प्रकाश के रूप में हमें दिखने लग जाता है, तब ये बल्ब जलता है। ठीक है, फिर एक और डिवाइस होता है, एक और यंत्र होता है जिसे हम फ्यूज़ कहते हैं। फ्यूज़ जो होता है वो ज़्यादातर घरों में लगाया जाता है। ठीक है, फ्यूज़ ना एक ऐसी युक्ति है, युक्ति मतलब एक ऐसा डिवाइस है, आप ऐसा समझ लो कि जिससे क्या होता है आपका, जैसे कभी किसी को करंट लगता है, जैसे मान लो जैसे चलो करंट छोड़ो, जैसे बाहर से बहुत ज़्यादा सप्लाई आ रही है, करंट सप्लाई आ रही है, मान लो बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा करंट आने से क्या होगा, ये जो चीज़ होगी ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे जो आपके वायर्स होंगे उनमें आग लगने का खतरा रहेगा, शॉर्ट सर्किट का खतरा रहेगा। तो इसी खतरे से बचने के लिए हम एक युक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ की जो तार होती है ना, फ्यूज़ भी एक यंत्र होता है। ठीक है, फ्यूज़ की जो तार होती है, ठीक है, वो एक ऐसे मटेरियल यानी कि एक ऐसे पदार्थ की बनाई जाती है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, क्या होता है, गलनांक कम होता है। जब उस फ्यूज़ के अंदर से जो विद्युत धारा होती है वो एक सेफ लिमिट होती है। जैसे मान लो आपके घर में 50 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, अब 50 एम्पियर क्या हो गई, एक सेफ लिमिट हो गई। मान लो आपका जो करंट है 50 एम्पियर से बढ़ के 100 एम्पियर हो गया, तो सेफ लिमिट से ऊपर चला गया ना। ठीक है, तो जब भी करंट हमारे यानी कि विद्युत धारा इस फ्यूज के अंदर से सेफ लिमिट से ऊपर जाता है, तो वो जो उसकी जो वायर होती है वो पिघल जाती है और पिघलने के बाद परिपथ को वो खत्म कर देती है, मतलब बिल्कुल बंद कर देती है, जिसके कारण उसमें से जो विद्युत धारा होती है वो आगे जा ही नहीं पाती। और फ्यूज को हम हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगर किसी को फ्यूज नहीं समझ में आया तो दोबारा सुन लो। फ्यूज एक ऐसी युक्ति होती है जिसे विद्युत परिपथ में लगाया जाता है। ठीक है, जब भी लगता है कि इस विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, सेफ लिमिट से बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो फ्यूज़ की जो वायर होती है वो पिघल जाती है। पिघलने के बाद वो सर्किट को तोड़ देती है, यानी कि परिपथ को तोड़ देती है, जिसके कारण, तोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है, तोड़ने का मतलब ये उसको इनकम्प्लीट कर देती है। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये सर्किट है और यहाँ पर हम एक फ्यूज़ लगा दें इस प्रकार, तो इसका जो ये जो तार होगा ना फ्यूज़ का, ये तार जो होगा, जैसे मान लो बहुत ज़्यादा आपका वो हो रही है, बहुत ज़्यादा करंट आ रहा है, तो करंट आएगा तो ऊष्मा भी बढ़ेगी। ऊष्मा बढ़ने के कारण ये जो होगा, ये तार इस प्रकार टूट जाएगा, जो यहाँ से आने वाली विद्युत धारा होगी वो आगे जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, और हमारा जो घर होगा वो किससे बच जाएगा, शॉर्ट सर्किट से बच जाएगा। तो फ्यूज जैसे होते हैं घर में ज़्यादातर 1 से लेकर 10 एम्पियर तक के लगाए जाते हैं। फ्यूज़ घर के अंदर जो लगाए जाते हैं 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5, मतलब 10 एम्पियर तक के लगाए जाते हैं। वो हम देखते हैं कि मतलब कुछ डिवाइसेस, यंत्रों के अंदर भी होता है ये फ्यूज़ जो होता है। एक्सटेंशन अगर आप देखोगे, अगर आपके घर में एक्सटेंशन होगी, वो 3 प्लग वाली जो एक्सटेंशन आती है, ठीक है, उसमें एक साइड में छोटा सा लगा होता है जिसको हम खोलते हैं तो वो फ्यूज़ होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के, मतलब अलग अलग यंत्र के लिए अलग अलग तरीके के आते हैं फ्यूज़। घरों में ज़्यादातर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर इस प्रकार के यूज़ किए जाते हैं। अब हम करते हैं विद्युतीय शक्ति। देखो, विद्युत शक्ति, सबसे पहले तो शक्ति का मतलब क्या होता है। शक्ति हम कहते हैं कार्य करने की दर को। अगर आप 9th क्लास के हिसाब से देखोगे तो कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। ठीक है, और P का फॉर्मूला क्या होता था 9th क्लास तक, W/T होता था, मतलब कार्य करने की दर। लेकिन विद्युत के लिए ये जो शक्ति होती है थोड़ा सा बदल जाती है। विद्युत के लिए जो शक्ति होती है इसे हम कहते हैं समय के साथ ऊर्जा की खपत, यानी कि समय के साथ विद्युतीय ऊर्जा की खपत को विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, समय के साथ विद्युतीय ऊर्जा की खपत को क्या कहा जाता है, विद्युतीय शक्ति कहा जाता है। अब इस W को हम E लिख सकते हैं। देखो यहाँ अगर हम इस फॉर्मूला को कंपेयर करें तो अभी हमने पढ़ा था कि कार्य को हम कभी कभी क्या मान लेते हैं, ऊर्जा मान लेते हैं, तो हम इस कार्य को ऊर्जा मान के चलेंगे। और W का एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं V/Q। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें तो यहाँ पर पुट करने से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा, VQ अपॉन में T। अब देखो इस Q/T को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हमें जानना पहचाना समझेगा। ठीक है, I जो होता है क्या होता है, Q/T होता है, तो इस Q/T की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, जिसके कारण जो हमारा शक्ति का फॉर्मूला बनेगा, विद्युतीय शक्ति का फॉर्मूला बनेगा, वो हो जाएगा विभवांतर गुणा में विद्युत धारा, P = VI। आप इस फॉर्मूला को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, इसमें हम ओम का नियम लगा दें। अगर हम इसमें ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर में IR, तो ये हो जाएगा I²R। ठीक है, और अगर फिर से ओम्स लॉ, इस बार ओम का नियम हम I की जगह पर लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, V² अपॉन R बन जाएगा। तो हमारी विद्युतीय शक्ति क्या होती है,
विद्युतीय ऊर्जा की खपत को विद्युतीय शक्ति कहा जाता है। ठीक है, इसके 3 फॉर्मूला होते हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो अब हम विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वॉट। ठीक है, क्या होता है? वॉट। चलिए अब चलते हैं हम आगे। आगे चलने के लिए हमें करना है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विद्युतीय ऊर्जा, यानी कि ई की बात करेंगे हम। ठीक है, ये नोट कर लेना अच्छे से। तो अब हम करेंगे विद्युतीय ऊर्जा की बात। देखो, विद्युतीय ऊर्जा जो होती है, अगर हम यहाँ से विद्युतीय ऊर्जा निकालना चाहें तो ई बराबर क्या हो जाएगा? इसकी गुणा यहाँ कर दो तो विद्युतीय शक्ति गुणा में समय क्या हो जाता है हमारा? विद्युतीय ऊर्जा निकल के आ जाती है। अगर हमें कभी भी विद्युतीय ऊर्जा निकालनी हो तो हम क्या कहेंगे? उसकी शक्ति गुणा में समय। ठीक है, अब इस शक्ति को हम क्या लिख सकते हैं? वी आई लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, हमें हमारी ऊर्जा होती है वो निकालने का एक फॉर्मूला ये भी होता है। फॉर्मूला के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो विद्युतीय ऊर्जा जो होती है वो वी आई टी भी हो सकती है। ठीक है, इसी प्रकार पी इंटू टी भी हो सकती है। और ऊर्जा की एसआई मात्रक जो होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जूल होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म। अब इसके बाद बस एक इसका व्यावसायिक मात्रक बचा होगा। व्यावसायिक मात्रक और बता दूं और इससे बड़ा मात्रक बता देता हूँ। देखो, जैसे शक्ति जो होती है, विद्युतीय शक्ति जो होती है, ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालें, देखो इसका जो एसआई मात्रक निकालें, दूसरा एसआई मात्रक क्या हो सकता है इसका? वॉट गुणा में सेकंड, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉट गुणा में सेकंड, WS। ठीक है, इसी प्रकार जो आपके घर में यूनिट यानी कि व्यावसायिक मात्रक जो होता है इस विद्युतीय ऊर्जा का, उसे हम किलोवाट प्रति घंटा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा प्रति घंटा। ठीक है, जैसे क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा, इसे बोला जाता है किलोवाट आर। और ये हमारी विद्युतीय ऊर्जा की मतलब व्यावसायिक मात्रक होता है। जो आपके घरों में यूनिट आती है ना, मीटर में जो यूनिट होती है वो ये चीज़ होती है। 10 यूनिट का मतलब है आप 10 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा है आप यूज़ कर चुके हो। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होती है। कितनी वाट होती है? 1 किलोवाट में 1000 वाट होती है। तो इस किलोवाट की जगह पर 1000 लिखो, 1000 लिख दिया भाई। अब इसके अंदर हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसे सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 गुणा में 3600, यही आएगा। ठीक है, 3600 हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, देखो 36 इंटू 10⁵ हो जाएगा ये। और अगर हम यहाँ से एक और जीरो निकाल कर इसको दे दें तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यदि आप घर में 1 किलोवाट आर यानी कि 1 यूनिट ऊर्जा, 1 यूनिट आप यूज़ करते हो मीटर की, तो उसके अनुसार आप क्या कहेंगे कि हमने 3.6 इंटू 10⁶ जूल की ऊर्जा हमने उपयोग कर लिया है अपने घर में। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब होता है इतनी ऊर्जा, इतनी विद्युतीय ऊर्जा। ठीक है, वैसे तो इसकी एक और बड़ी यूनिट होती है मेगावाट, जिसे हम बोलते हैं MW। ठीक है, इसके अंदर 10⁶ वाट होते हैं, इसमें 10⁻³ होते हैं। एक गीगावाट भी होती है GW। ठीक है, जिसके अंदर 10⁹ वाट होते हैं। और आपके अंदर आपकी एक और होती है, एक हॉर्स पावर होती है, आपने कार के अंदर ये सुना होगा, इसके अंदर 746 वाट की ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अगर हमें पूछे, जैसे मान लो कभी कभी हमें पूछ लेते हैं कि आप ऊर्जा निकाल के बता दो भाई, आपने एक यंत्र को इतने टाइम के लिए इस्तेमाल किया और आप उसकी ऊर्जा निकाल के बताओ, तो उसका जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे ना, वो मतलब ये यूनिट निकालने के लिए बोलेगा हमें कि आप यूनिट निकाल दो। तो यूनिट निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यूनिट की संख्या, हमें यूनिट निकालना है ना, 1 यूनिट की संख्या मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यूनिट जो होगा ये शक्ति गुणा में समय यानी कि आर्स में और बटे में 1000। यहाँ से हम ये यूनिट, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे इस फॉर्मूला को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। बस अभी आप इतना याद रखो कि अगर हमें कभी भी यूनिट निकालने को बोला जाता है तो वॉट गुणा में आर हम कर देते हैं, और उसके अपॉन में उसके नीचे हम कर देते हैं 1000। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पर आके खत्म हो जाता है। विद्युतीय शक्ति इसका आखिरी टॉपिक था। विद्युतीय ऊर्जा हमने पढ़ ली। ऊर्जा क्या होती है? शक्ति गुणा में समय। शक्ति का फॉर्मूला होता है VI, तो ऊर्जा भी क्या हो गई? VIT हो गई। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है या फिर वॉट सेकंड होता है। इसको जो व्यावसायिक मात्रक होता है उसे हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, या फिर जो आपके मीटर में जो यूनिट आती है वो भी इसी के बराबर होती है। 1 यूनिट का मतलब है ये। ठीक है, और 1 यूनिट का मतलब है आप अपने घर में कितनी ऊर्जा इस्तेमाल कर चुके हो, उतनी कर चुके हो। ठीक है, तो आगे देखो इसकी जो बड़ी बड़ी यूनिट है वो भी मैंने आपको करा दी। अब कुछ बचा तो है नहीं इस चैप्टर में, कुछ बचा है तो मैं एक बार देख लेता हूँ। मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं बचा। हाँ, एक चीज़ हमसे मिस हो गई कि
जो हमारे हीटर होते हैं, विद्युतीय हीटर होते हैं, या हमारा जो प्रेस होती है, इसके अंदर हम कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। देखो, विद्युतीय हीटर जो होते हैं, बल्ब जो होता है, फ्यूज़ जो होता है, फ्यूज़ नहीं, बल्ब, हीटर और आपकी जो प्रेस होती है और जो रॉड होती है पानी गर्म करने वाली, ठीक है, इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक लगाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, अगर नहीं भी बताया तो आप समझ लो, प्रतिरोध जब आप बढ़ाओगे, ठीक है, किसी भी चीज़ का जब आप प्रतिरोध बढ़ाओगे ना, मतलब आपने R बढ़ा दिया, तो उसी के हिसाब से उसका जो टेम्परेचर यानी कि जो तापमान होगा वो भी बढ़ेगा। ये ऐसे समझ लो कि प्रतिरोध जो होता है ये तापमान के समानुपाती होता है, ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा प्रतिरोध आप बढ़ाओगे उतना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा, या जितना ज़्यादा तापमान बढ़ेगा उतना ज़्यादा उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। इसी कारण हम जो है, जो प्रेस होती है हमारी, प्रेस हो गई, रॉड हो गई और हीटर हो गया, इन सब के अंदर हम बहुत सारे प्रतिरोधक ये लगाते हैं, ताकि उनका जो प्रतिरोध है वो बढ़ सके और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें गर्मी दे सके, ठीक है। और इनका जो मटेरियल होता है, यानी कि जो प्रतिरोधक है, ये हम किस चीज़ के लगाते हैं, और इनके अंदर जो वायर होती हैं, जो तार होती हैं, वो हम किस चीज़ के लगाते हैं, वो हम ऐसी चीज़ों के लगाते हैं जिनका गलनांक जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ताकि वो जो तार है वो पिघले ना, इतनी गर्मी, इतनी ऊष्मा सहने के बाद भी वो पिघले ना। जैसे जो हीटर होते हैं ना, हीटर के अंदर नाइक्रोम की तार लगाई जाती है। किसकी लगाई जाती है? नाइक्रोम, ठीक है। और जो आपका फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ के अंदर जो तार लगती है वो लेड और एक टिन को मिलाकर एक अलॉय यानी कि एक मिश्र धातु बनती है, इससे बनती है, इसकी तार लगती है एक फ्यूज़ के अंदर, ठीक है। और आपके जो हीटर होते हैं, प्रेस होती है, उसके अंदर नाइक्रोम की तार लगाई जाती है। जो एलिमेंट बोलते हैं ना प्रेस का, वो नाइक्रोम का होता है ज़्यादातर, क्योंकि उसके जो हमें मतलब उसका जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर मान लो किसी और का लगा दिया, किसी एक धातु का लगा दिया, तो धातु का तो गलनांक कम होगा ना, मिश्र धातुओं का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। ये भी एक मिश्र धातु है।